आज जो हमारी क्लास है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की, किसी एक इंडस्ट्री के अंदर जो हम लोगों ने बात की थी कि 6M की जो नीड होती है, 6M के बारे में बताया था, जिसमें एक M था मैन, एक मशीन, एक मटेरियल, एक मेथड और मनी, मार्केट, है ना। ये 6M थे और सभी 6M यानी कि हर एक M का अपना एक इम्पोर्टेंस था, सभी का अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, जिससे कि किसी भी इंडस्ट्री में वेरियस टाइप्स के ऑपरेशन या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को अंजाम देते थे हम लोग। उनमें से एक जो मेन होता है, जो वहाँ का मैन पावर है, जो लेबर है या जितने एम्प्लॉय हैं, चाहे वो मैनेजरियल हों, सुपरवाइजर्स हों, फोरमैन हों, ऑपरेटर्स हों, अगर उनका एक अच्छा सदुपयोग और समुचित तरीके से अगर फुल इफिशियंसी को यूज किया जाता है किसी इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक। अब एक चीज तो ये आती है कि जो इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले हैं एम्प्लॉयज हैं हमारे, उन एम्प्लॉयज का जो मनोदशा कैसी है, ठीक है, उनकी विचारधारा कैसी है, उनकी विचारधारा क्या सिर्फ अपने बारे में सोचने की है या कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचने की है। क्या वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हमारा अपना डेवलपमेंट हो, कंपनी जाए बाहर में, ठीक है, या कुछ लोग ये समझते हैं कि जितना अच्छा कंपनी ग्रो करेगी उतना अच्छा हमको भी मिलेगा, हम भी ग्रो करेंगे। तो किस तरीके की विचारधारा है, कैसी मानसिकता है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उस कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस को डिफाइन करती है और उसी को एक्सप्लोर करेगी। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वर्क कल्चर। यानी किसी कंपनी के अंदर जिसको बोलते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय के लिए उसके स्वास्थ्य को लेके, उसके अपने जो आवश्यक जरूरतें हैं घर चलाने के लिए, उसके अपने जीवन यापन को लेके, सैलरी का स्ट्रक्चर कितना है, कंपनी की ग्रोथ कैसे है, कंपनी के अंदर का माहौल कैसा है, कंपनी में कहीं एकदम अलगाववाद तो नहीं चल रहा है, बहुत सारे गुटबाजी तो नहीं चल रही है, ठीक है, सभी अपने अपने में तो मस्त नहीं है, काम के ऊपर फोकस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको मिलजुल के हम कह सकते हैं कि एक उस कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट या वर्क कल्चर या काम करने की वहां की जो सांस्कृतिक माहौल है, ठीक है। तो हम आज इस चैप्टर में या इस आर्टिकल में वर्क कल्चर के बारे में बात करेंगे। और वर्क कल्चर को अगर हम डिफाइन करना चाहें या हम दो लाइनों में कहना चाहें तो वर्क कल्चर का मतलब होता है किसी एक कार्य संस्कृति से जो कर्मचारियों का समूह है, उन कर्मचारियों के समूह में से जो सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी है, जो कंपनी के लिए फेथफुल है, कंपनी के लिए डिवोटेड है, उसको हम फिल्टर आउट कर पाए। बात समझ में आ रही है? यानी कि जितने भी हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं उनमें कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, इसको हम श्रेणीगत कर पाए, ये एक वर्क कल्चर का हिस्सा है। अब इस वर्क कल्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये हम इसको कह सकते हैं एक डेफिनेशन में कि वर्क कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in extracting the best out of employees and making them stick to the organization for longer duration। हर कोई चाहता है कि जो हमारे अपने अच्छे एम्प्लॉय हैं, अच्छे वर्कर हैं, हमारे साथ जुड़ के रहे, उनको कोई ऐसा समस्या तो नहीं है, उनकी मनोदशा तो गड़बड़ नहीं है जिसको हम नहीं देखना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ उसके काम से मतलब है, बाकी हमें उसके दुनियादारी से क्या करना, ठीक है। ये सोच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हमारे साथ जुड़ा है, बेशक वो हमारा एम्प्लॉय हो, बेशक वो जो बाहर के फोर्थ क्लास का है, वो भी अगर हमसे जुड़ा हुआ है तो हमें ओवरऑल उसके बारे में, उसके हित के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इसके साथ हम अपने इस कंपनी से क्या दे रहे हैं सुविधाएं, और इसके साथ क्या वो सर्वाइवल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कोई ऐसी तो कंडीशन नहीं है, सिचुएशन नहीं है जिससे कि वो भौतिक रूप से तो यहाँ पर है लेकिन मानसिक रूप से यहाँ पर नहीं है, कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस है। तो सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी होती है और उसको एक इंश्योरिटी देते हैं कि आप हमारे साथ लंबे समय तक रहेंगे अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हैं तो, ठीक है। ये इसका मतलब है। और हम कह सकते हैं कि वर्क कल्चर का कॉन्सेप्ट है, वर्क कल्चर
इज अ एक कॉन्सेप्ट है, एक धारणा है, एक अवधारणा है किन किन चीजों की, कि विश्वास, विचार प्रक्रिया, कर्मचारियों का दृष्टिकोण, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ, कह सकते हैं बिलीफ, थॉट प्रोसेस, और एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो वर्क कल्चर है हमारा, वर्क कल्चर में है क्या कि सब कुछ मेल से मिलकर बना हुआ है। जितने इंसान हैं वहाँ, उन्हीं इंसानों से ही किसी कंपनी का या किसी एक जो हमारा प्रीमाइस है उसके अंदर का जो माहौल है वो क्रिएट होगा। किसके द्वारा? इनके द्वारा। तो यही हमारे लाइफ कंपोनेंट है। बाकी मशीनें तो आप जहाँ रखेंगे वहीं रखी रहेंगी, जो भी सेटअप है, मटेरियल है, सब कुछ वहीं रहेगा। लेकिन माहौल अच्छा बनाना या खराब बनाना है वो इनके द्वारा बनाया जाएगा। इनके मीन्स एम्प्लॉइज के द्वारा। तो उसमें क्या है कि एम्प्लॉइज के बीच में विश्वास कैसा है एक दूसरे के प्रति, कंपनी के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, है ना। तो विश्वास एक कॉन्सेप्ट है। थॉट प्रोसेस, विचारधारा उसकी कैसी है ना, विचारधारा कैसी है, और विचारधारा के साथ उसका एटीट्यूड क्या है, दृष्टिकोण क्या है किसी एम्प्लॉय का कंपनी के प्रति, वहां के प्रोडक्शन के प्रति, वहां की ग्रोथ के प्रति, है ना। ये इन सब चीजों के कॉन्सेप्ट से निकल के आता है। और एक दूसरी चीज आती है कि कंपनी जो है, जो हमारा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी विचारधारा क्या है, इसके अपने कार्य करने के सिद्धांत क्या है, यानी कि आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, विचारधारा कैसी है, वहां के सिद्धांत कैसे हैं जिन पर कंपनी काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई जो वर्क कल्चर है वहां का। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लक्षण होने चाहिए एक अच्छे इन्वायरमेंट के, किसी एक स्वस्थ वातावरण कंपनी के अंदर जो क्रिएट है। तो कैसे हम कहेंगे कि स्वस्थ वातावरण है कि नहीं है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क कल्चर, इनकी बात कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर जो होगा उनमें से लिख देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि एक स्वस्थ कार्य संस्कृति से कर्मचारी संतुष्ट और प्रसन्नचित रहता है। अगर आपका एक हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट है तो जितने भी एम्प्लॉई हैं वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। जब आप स्वस्थ मन से कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप एक स्वस्थ मन से काम करेंगे तो आपकी जो इफिशियंसी है या पूरा आपका अपना जो एनर्जी है वो उस काम को करने में लगेगी, है ना। जिससे क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी, यानी कि कह सकते हैं हैप्पीनेस इन एम्प्लॉइज इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो पहला तो एक लक्षण ये होना चाहिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं वो स्वस्थ हों और अच्छे से पूरा काम करें। ठीक है, अगला कहा जाता है कि जो अच्छा है एम्प्लॉय में, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत सारे मैन का ग्रुप होता है ना, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी तो बराबर अच्छे नहीं हो सकते। उसमें कुछ मकार टाइप के भी होंगे, कुछ बहुत अच्छे होंगे। तो जो अच्छा इंसान है, जो अच्छा एम्प्लॉय है, जो काम को लेकर हमेशा समर्पित रहता है,
उसको, और एक जो बिल्कुल काम को लेकर समर्पित नहीं रहता है, हर काम से बचने की कोशिश करता है। तो इन दोनों को क्या एक ही तरह से तौला जाना ठीक है? नहीं। जो सर्वश्रेष्ठ है इसको अलग से पहचानना है, उसको अलग से फिल्टर आउट करना है। उसको आप, जैसे हम लोगों ने बात की थी पिछली क्लासेस में, रिवार्ड वगैरह भी देते हैं, कुछ बोनस या नॉन फाइनेंशियल बहुत सारे वो हो जाते हैं ना प्रशंसा के रूप में। आप इसको अगर करेंगे ना तो इसको देख के बाकी लोगों में भी एक इस तरीके की भावना बढ़ती है कि हम भी अच्छा करें, और आज उसको अगर टॉप पर या अपने साथ बॉस में बैठा के उसके लिए सभी से क्लैपिंग करवा दी है तो एकदम गदगद हो गया होगा ना, तो हम भी क्यों ना ऐसा कुछ करें, एक उत्साह बढ़ेगा। तो क्या है कि जो सर्वश्रेष्ठ है उस एम्प्लॉय को फिल्टर आउट करना और उसको प्रशंसा करना होती है। इसी तरीके से जो अगला लक्षण आपका होता है, जितने भी कर्मचारी हैं इनके एक समानता का भाव होना चाहिए। एक समानता का मतलब यहां से अलग है कि एक काम न करने वाला और एक काम बहुत अच्छा करने वाला, इनको एक समान नहीं देखना, बल्कि सेम ग्रुप या जो भी सब सेम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्क में, उनके साथ कोई ऐसा भेदभाव ना हो कि ये हमारे जान पहचान के हैं या ये हमारे रेफरेंसर हैं, किसी रेफरेंसर के थ्रू आए हैं या कोई हमारे क्षेत्र के हैं, ठीक है, तो इनको हम अलग से ट्रीटमेंट करें, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा करेंगे ना तो फिर एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। यानी कि एक समान भाव होने चाहिए जितने भी एम्प्लॉय हैं। और जो एक अच्छा जो है लक्षण ये भी है कि कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, प्लीजेंट हो आप सबके साथ। हम बेशक बॉस हों, आप एम्प्लॉय हों, ऐसा नहीं है कि हम बॉस हैं तो अपने एटीट्यूड में रहें। आपके साथ हम कभी समय आने पर आपके कंधे पर हाथ रख के आपके हालचाल भी पूछें, ठीक है। काम को लेके हम कभी डांट नहीं रहे, लेकिन डांट भी कैसी हो, एक ऐसी मर्यादित तरीके से, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एक सम्मान चाहने के व्यक्तित्व हैं रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल एकदम आपको अंदर तक झकझोर दे कोई ऐसी बात कह दी जाए। एक सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपके आत्मसम्मान की रक्षा बनी रहे और हमारा अपना काम भी होता रहे। इतना ध्यान रखें। अगला है आपका कार्य पर चर्चा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग बैठे, कभी एक शॉर्ट टी ब्रेक हुआ, ठीक है, उसी में हम बात कर लेते हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो हाल चाल इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि किसी काम पर डिस्कस करें, चर्चा करें कि और कैसे चल रही पढ़ाई लिखाई, अभी आप लोग की बुक है ना, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, इस बार तो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, पिछली बार रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, क्या क्या कमियां रह गई होंगी, ठीक है, इस गैप को कैसे फिल करना है। तो फालतू की चर्चा करने से बेटर ये है कि काम से रिलेटेड चर्चा करें या उनको प्रमोट करें, प्रोत्साहित करें, ठीक। अगला आपका आता है संगठन के पास कर्मचारियों के लिए अनुकूल नीतियां और व्यवहारिक दिशा निर्देश होने चाहिए। जो भी पॉलिसीज हो कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की अपने एम्प्लॉयज के लिए, वो थोड़ा व्यवहार्य हो। पता चला हम ऐसे टास्क देते हैं अपने बेनिफिट के लिए जो एक किसी नॉर्मल इंसान को एग्जीक्यूट कर पाना संभव ही ना हो। व्यवहार्य हो कि जितना आप या एक कोई स्वस्थ एम्प्लॉय जितना काम कर सकता है उतना ही उनको काम कराएं। नीतियां ऐसी हों कि हमें पता है कि 8 घंटे का एक मानक समय है निरंतर काम करने का, उसमें बीच में एक लंच ब्रेक भी होता है, ठीक है, लंच ब्रेक भी हो। ऐसी हमारी नीति ना हो कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल एकदम आप लगे हो मशीन की तरह, आपको कोई रिलैक्स नहीं देंगे। या कंपनी के ऊपर लोड ज्यादा आ गया काम का तो हम आपको संडे मंडे सारी छुट्टियां हटा ही दिए, 12 घंटे 18 घंटे तक काम करवा रहे हैं। तो ये नीतियां ऐसी नहीं होनी चाहिए। नीतियां ऐसी हों जो व्यवहार्य हों और प्रैक्टिकल हों, ठीक है, जो संभव हो पाए। तो ये चीज है। और एक है कि कभी भी एक स्वस्थ वातावरण में या हेल्दी एनवायरनमेंट में हिटलर शाही नहीं होनी चाहिए। हिटलर शाही का मतलब कि हम बॉस हैं तो सिर्फ हमें सुनो, अपना आंख कान दिमाग सब बंद रखो, जो मैं कह रहा हूं वही सर्व सत्य है, ऐसा नहीं करना है। बंद रखो, ठीक है। तो यही सर्व सत्य है कि हमें ही सुनो, ऐसा नहीं है। ये हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि
कई सारे ब्रेन जब पैरेलली होते हैं, चल कोई दिक्कत करेगा, जब कई सारे ब्रेन पैरेलली होते हैं तो इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहा होता है वर्कर या ऑपरेटर, वो बेटर डायनामिक को समझ रहा होता है उस मशीन के बारे में, उस प्रोसेस के बारे में। जो बॉस है वो ऊपर देख रहा है, पेपर पे देख रहा है। तो हमेशा अगर हम उसको रेले रहेंगे तो क्या होगा, उसका मन खराब होगा और उसको ये पता है कि कौन सी चीज हमें पता है जो बॉस को नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करने की कोशिश करेगा और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डाउन होगी और कंपनी बैठेगी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक स्वस्थ कार्य संस्कृति को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा आता है, एक और बहुत अच्छा है इसमें, टीम वर्क। एक ऐसी कार्य संस्कृति हो, एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट हो जहां पर हमें अपने से अच्छा काम करने वाले से द्वेष ना हो, उससे घृणा ना हो, बल्कि उसके साथ अपनापन हो, उससे कैसे बेटर हमसे काम कर रहा है, कैसे ज्यादा काम को परफॉर्म कर ले रहा है, उससे सीखें हम। ठीक है, और उसके साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन हो, यानी कि जितने एम्प्लॉय हो सारे एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ प्रॉपर घनिष्ठ हो, सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ हो और एक टीम के साथ एक अपनी टीम का सदस्य माने। ठीक है, यानी कि टीम वर्क, किसी भी काम को अगर आप इधर जा रहे हैं आप उधर जा रहे हैं, काम भले बेशक सब एक ही कर रहे हो, लेकिन सभी अपने अपने एटीट्यूड में हो है कि हम उसको ना पता चले हम आगे निकल जाए, ऐसे वो सोच रहा है उसको ना पता चले हम आगे निकल जाए। तो होता क्या है ना, या तो काम की क्वालिटी को खराब होकर आगे निकल पाएंगे या फिर काम आगे नहीं निकल पाएंगे। कई ऐसी चीजें होती हैं कि एक दूसरे के सहयोग के साथ ही संभव हो पाती है। तो टीम के साथ एक काम करने का वर्क कल्चर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि एक हेल्दी वर्क कल्चर है ना। अब बात करते हैं कि क्या महत्व है एक हेल्दी वर्क कल्चर का, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर। जैसा कि अभी हम लोगों ने इतनी देर तक डिस्कस किया, जिसमें एक चीज ये पाई कि अगर एक हेल्दी वर्क कल्चर है तो सभी संतुष्ट होंगे अपने काम से। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई दिमाग में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, किसी भी चीज को लेके कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा आपस में, यानी कि विवादों की संख्या बहुत कम होगी। क्या डिस्प्यूट चांसेस वेरी लेस। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंस हो गई। अगर डिस्प्यूट एक छोटे मोटे हो भी जाते हैं तो है क्या कि एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है तो उसको जल्दी सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। जैसे दो लोग के बीच में कुछ मन मुटाव हो गया, कुछ गलत फहमियां हो गई, तीसरे ने देखा कि यार ये दोनों बात नहीं कर रहे हैं, मन मुटाव है, तुरंत इन्वॉल्व हो जाएगा और दोनों की कंप्रोमाइज करा देगा, है ना। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट का ये महत्व है। कर्मचारी के साथ में उत्साह बना रहता है किसी काम को करने का, ठीक है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। कर्मचारी बेहतर टीम वर्क के साथ काम कर लेते हैं, जिससे कि अच्छा तालमेल हो जाता है सारे एम्प्लॉइज के बीच में। जब टीम वर्क के साथ काम करते हैं तो अच्छा तालमेल रहता है, संगठन की साख बढ़ती है। साख मतलब उसका फेम, ऑर्गेनाइजेशन का फेम बढ़ता है कि वहां के एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं। हमने को 10,000 रुपया बढ़ा के सैलरी देने का लालच किया, अपने बुलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उसका अटैचमेंट बिल्कुल दिल से है उस कंपनी के साथ, वो नहीं आने वाला है। ठीक है, यानी कि एक कंपनी की प्रतिष्ठा इंप्रूव होती है। संगठन एक तो क्या होता है कि हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट से जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, वो समूह से केवल जुड़ते ही नहीं है बल्कि लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं। जो अच्छे वर्कर हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उतने दिनों के लिए नहीं जुड़े, उनको पता है कि यहाँ का इतना अच्छा माहौल है, इतने अच्छे एम्प्लॉय हैं, इतना अच्छा मैनेजमेंट है, इतना अच्छा काम करने का तरीके हैं, मेथोडोलॉजी टेक्निक्स हैं, हम इस कंपनी को छोड़ के दूसरी जगह कहीं जाएंगे तो परेशान रहेंगे,
तो वहां पर कोशिश करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा यहीं पर रहें, अच्छे से अच्छा काम करें और बॉस के नजरों में एकदम हिट रहें, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं। अगला कहा जाता है कि कुछ कंपोनेंट जो है ना, घटक है किसी एक संस्कृति के, कल्चर के, उनकी बात करेंगे। कंपोनेंट और कल्चर, किसी एक संस्कृति के जो घटक है, ठीक है, वो मूलतः यहाँ पर 5 तरीके के कंपोनेंट है जिनकी हम बात करेंगे। पहला आपका होगा सिंबल। किसी एक संस्कृति को परिभाषित करने के लिए सिंबल्स जो होते हैं, ये फिजिकल सिंबल भी हो सकते हैं और नॉन फिजिकल सिंबल भी हो सकते हैं। सिंबल मतलब चिन्ह टाइप के, ठीक है, भौतिक चिन्ह या गैर भौतिक चिन्ह। जैसे कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ध्वज, फ्लैग, ठीक है, फ्लैग जो होता है, फ्लैग को बोलते हैं फिजिकल फ्लैग, फिजिकल सिंबल है। एक होता है आपका धनुष बाण, ठीक है, धनुष बाण या और इस तरीके के कुछ सिंबल से करें जिनको आप गैर भौतिकी सिंबल करेंगे। तो पहला कौन सा कंपोनेंट हो गया किसी एक संस्कृति का? सिंबल। दूसरा होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा। बहुत महत्व होता है किसी भी एक संस्कृति को डेवलप करने के लिए या एक अच्छी संस्कृति को डेवलप करने के लिए कि कम से कम जो भाषा है वो एक समान होनी चाहिए। पता चला आप कहीं दूसरे क्षेत्र से, आपकी भाषा कुछ और है, यहाँ के संस्कृति है, यहाँ की सांस्कृतिक भाषा कुछ और है। 100 एम्प्लॉय हैं जिनमें 95 एक यहाँ के मूल भाषा वाले हो गए, 5 आपने कहीं चेन्नई से ले लिए, कहीं गुजरात से ले लिए, जिनको गुजराती आती है। आप उसको अपनी भाषा में कुछ समझा रहे हैं, उसको अपनी भाषा आती है, आपकी भाषा नहीं आती है, तो अर्थ का अनर्थ निकलता है, ठीक है। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर क्या है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है किसी संस्कृति के लिए कि एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज हो जिसको सभी समझ रहे हो, ठीक है। बस समझ आ गया कंपोनेंट ऑफ कल्चर की लैंग्वेज। अगला आपको बोला था वैल्यू। वैल्यू यानी कि मूल्य क्या है? मूल्य से मतलब जो आपका अपना मान, हर एक व्यक्ति का या किसी समूह का अपना अपना मूल्य भिन्न हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप किन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं, हम किन्हीं और चीजों पर विश्वास करते हैं। हमारे रहन सहन का तरीका अलग है, आपके रहन सहन का तरीका अलग है, ठीक है। किसी के यहाँ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, तो जरूरी है कि हमारा जो अपना लुक होगा, हमारी विचारधारा होगी, उसी भक्ति की तरफ ही जाएगी, ठीक है। कुछ लोग होंगे बहुत ज्यादा एकदम अलग टाइप के, नास्तिक टाइप के, उनकी अपने एक अलग टाइप की संस्कृति होगी। बात समझ रहे हो ना? मूल्य हमारा यह है कि मूल्य भी निर्धारण करता है कि वहां की कंपनी का या किसी भी संस्कृति का माहौल कैसा है, ठीक है। मूल्य से मतलब हमारी अपनी खुद की वैल्यू या इंसान की या इंसान के समूह की वैल्यू क्या है, कैसे उसका अपना बचपन से क्या क्या चीजें उसको दिखाई गई, क्या उसकी सोच हो गई, क्या उसकी विचारधारा है। बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में बैठी होती हैं। जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, अलग अलग माहौल से आए हुए लोगों के साथ मिलते हैं, तो आपकी थोड़ी बहुत विचारधाराएं बदल भी जाती हैं, नहीं बदल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लीजिए कि पहले आप बहुत ज्यादा भगवान भक्ति को विश्वास करते थे बचपन में, क्योंकि आपके घर में किया जाता है। आप बाहर निकले, किसी आप दूसरे धर्म के यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए, क्रिश्चियन में चले गए या कहीं बौद्धिस्ट वाला कुछ है, ठीक है, तो वहां कुछ अलग टाइप का माहौल होगा। आपने जो पहले से देख रखा है, जो आपके विचारों में पहले से बैठा हुआ है, एक नई स्टडी आप करने लगे,
आपको लगा कि नहीं यार नई स्टडी में कुछ तो दम है, जो अभी तक हम देख रहे हैं हो सकता है कि उतनी फिट नहीं है क्योंकि इसका काउंटर यहाँ पर मिल रहा है, तो ऐसे अपनी विचारधारा थोड़ी बहुत बदल भी सकते हैं, है ना। कई लोग होते हैं कि शुरू में पहले कुछ मानने लगते हैं, बाद में उनकी विचारधारा बदल जाती है, उनकी मान्यताएं अलग हो जाती हैं, तो उन्हीं मान्यताओं से ही मतलब यहाँ पर इस वैल्यू का, ठीक है। अगला होता है आपका बिलीफ, बहुत इंपॉर्टेंट। विश्वास कैसे है लोगों का कंपनी के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वहां के आसपास लोगों के प्रति, ठीक है। अगर विश्वास अच्छा है, विश्वास है, रिलायबिलिटी है, बिलीफ है, तो निश्चिंत रहेगा और बिल्कुल क्लिष्ट मेंटालिटी के साथ रहेगा। किसी भी तरीके का कोई छल कपट उसके अंदर नहीं होगा, वही रहेगा अंदर से जो बाहर से दिखाई दे रहा है ना। तो ये चीजें विश्वास है। और लास्ट कंपोनेंट है नॉर्म। नॉर्म मतलब मानक, ठीक है। कंपनीज की क्या नॉर्म्स है, क्या मानक है, क्या उसके मानदंड है कि आपको इस तरीके के माहौल में रह के काम करना है, इतनी देर काम करना है, ठीक है, पर डे इतना आपको काम करना ही करना है, आपकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगेगी कि डे शिफ्ट में लगेगी, ठीक है। तो कंपनी का कैसा काम है इस काम के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ओवरऑल उसके अपने जो भी मानदंड होंगे काम करने के, ये भी एक विशेष कंपोनेंट होगा किसी एक कल्चर के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपोनेंट ऑफ कल्चर। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो दृष्टिकोण होता है किसी एक इंसान का, उसका जो मूल्य होता है या उसका व्यवहार जो होता है, इनका महत्व क्या है। अभी हम जिस बात कर रहे थे मूल्य की, ठीक है, वैल्यू की, इस वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे कैसे चेंज होती है, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं। जिसमें लिख देते हैं एटीट्यूड, इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर। इंपॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि मूल्यों के बारे में विश्वास है कि क्या अच्छा और क्या डिजायरेबल है हमारे लिए, इसमें क्या हम दूसरों के लिए और या क्या पूरे समुदाय के लिए अच्छा और बेटर मानते हैं। मूल्य से मतलब ये हुआ कि मूल्य से हम ये निर्धारण करते हैं कि क्या काम करना या कौन सी क्रियाकलाप हमारे लिए अच्छी है, या हमारे समुदाय के लिए या पूरे सोसाइटी के लिए अच्छी है या खराब है, ठीक है। ये निर्धारण होता है मूल्यों से। और प्रत्येक कर्मचारी का दुनिया पर अपना दृष्टिकोण होता है, जैसा मैंने बताया अभी, कुछ अपना एक मूल्यों का सेट होता है जो बचपन से माता पिता से सीखते आए हैं कि बड़ों का आदर करना है, बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है। जो एक अच्छे कल्चर के बच्चे होते हैं वो अच्छी चीजें सब सीख के आते हैं। कुछ आज भी अपने हिंदुस्तान में ऐसी फैमिलीज हैं कि माता पिता को खुद ही होश नहीं कि क्या अच्छा और क्या खराब है, तो बच्चों को क्या सिखाते हैं, है ना। जो अच्छे लोग हैं वो अपने बच्चों को बेशक अच्छा ही बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा ही सिखाएंगे, ठीक है। और कुछ पूजा पाठ की तरफ भी दिखाते हैं। कुछ लोग शुरू से ही अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको प्रमोट करते हुए उनका दर्शन कराते हैं कि ये बेटर है, आप इनको मानो, ऐसे करो, ऐसे करो, वो करो, ठीक है। तो ये सब चीजें बचपन से सीख जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण आगे चल के दूसरे के साथ, दूसरे माहौल से आए हुए लोगों के साथ क्लब होता है, उनकी विचारधाराओं के साथ में इनकी विचारधाराएं संपर्क में जाती हैं। कुछ तो एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ और एड ऑन हो जाते हैं विचारधाराएं, ठीक है। तो ये हो जाता है दृष्टिकोण, एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है
ये एटीट्यूड थोड़ा बहुत मिक्सअप होके चेंज हो सकता है। एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण से है ना, यहाँ एटीट्यूड मतलब वो से नहीं है कि घमंड वगैरह इस तरह की चीजें, ठीक है। तो दृष्टिकोण कभी कभार बदलता है, दिमाग वॉश आउट होता है, जो चीजें अच्छी नहीं लगती है उनको अपना धीरे धीरे एलिमिनेट या ड्रॉप आउट करते हैं, नई चीजों को ग्रैस्प करते हैं, एड ऑन करते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये एटीट्यूड, ये हमारी वैल्यू को निर्धारित करता है। एटीट्यूड जो है ये हमारी वैल्यू को निर्धारित करता है, और जो वैल्यू है, इस वैल्यू का जो एक्सपोजर है, जो रिजल्ट है, उस फॉर्म में एक व्यवहार कैसा हम करते हैं लोगों के साथ, ये चीज निकल के आती है। बात समझ आ रही है? एटीट्यूड परिभाषित करता है या निर्धारित करता है किसको? वैल्यू को। और जो फिर हमारी वैल्यू सेटअप बन के आया, वैल्यू सेट जो बनी, इस वैल्यू सेट से जो हमारी बॉडी क्रिया के रूप में बाहर निकलती है वो होता है व्यवहार। और उस व्यवहार से हम ये पता लगाते हैं कि सामने वाला शुभ चिंतक है, सभी का, सभी के बारे में सोचता है, अच्छा व्यवहार करता है, काम के प्रति एकदम वो हमेशा इन्वॉल्व रहता है, काम के प्रति बात करता है, कार्य भक्ति की भावना है, कंपनी भक्ति की भावना है। ये सारी चीजें फिर आ जाती हैं व्यवहार के लिए, यानी कि व्यवहार से आती है ना, जिससे आप बता पाते हैं। तो ये चीज आ गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बिहेवियरल साइंस की या व्यवहार विज्ञान की डिटेल में। जो बिहेवियर है, इस बिहेवियर को हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तुमने चालू नहीं किया था?